हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और मैंने सोचा आज कि एक टॉपिक जिसके ऊपर कुछ डिस्कशन हो, कुछ बातें हो, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर इन IBPS SO प्रीलिम्स। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, 2-3 रैंडम स्टूडेंट्स ने यही सवाल अलग अलग तरीक़ों से पूछा, तो मैंने उन तीनों को मिला के बोला ये एक डाउट है कि सर मेरे स्कोर 55-60 की रेंज में जाते हैं, कितने भी पापड़ बेल लो, उल्टा पुल्टा कर लो। और ये वो लोग हैं जो मोस्टली HR से या जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, उनके लिए कंसर्न है। ठीक है, वैसे तो वीडियो सारे देख सकते हो, सिर्फ मैंने वो पॉइंट आपको इसलिए क्लियर किया कि 55-60 के करीब जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। देखो 150 क्वेश्चन रहेंगे, कन्वर्जन 125 है, तो कहना गलत नहीं होगा, 125 में से उनको 55-60 मिल रहे हैं। देखो मैं इस वीडियो में आपको बारीकी से कुछ चीज़ें बोलूँगा, उन पे आप गौर कीजिएगा और अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जज कीजिएगा और देखना कि इसके लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऐसे वीडियोज़ में मैं आपको कुछ नया देके जाऊँ, सिर्फ रैंडमली ना बोलूँ ये करो वो करो, उसके ऊपर डिटेल में मैं बात करूँगा। सबसे पहली चीज़, आप जो 55-60 जो ला रहे हो, पहले बी हॉनेस्ट। अभी देखो 55-60 जो मार्क्स लाते हो, ये आपने एक एवरेज निकाला है कि कभी 57, कभी 59, तो मैं समझ गया 55 से लेके 60 तक आपके मार्क्स आते हैं। पहले क्या करो, आपके एवरेज ऑफ अटेम्प्ट्स कितने जा रहे हैं ये पहले देखो, क्योंकि देखो 55-60 आप ला रहे हो तो जाहिर सी बात है, मान लो कि आपने 80 किए होंगे, 85 किए, 90 किए, जो भी है, यानी कि आपके 80-90 के बीच में रेंज है। ये पता करना बहुत ज़रूरी है। लोग सिर्फ देखते मेरे को इतना मिला, लेकिन मेरे को ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर आपको 65 में से 60 मिला है तो मैं एक चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ कि भाई की प्रिपरेशन अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है। लेकिन 90-110 करके अगर 60 ला रहे हो तो बहुत गड़बड़ है। तो पहले तो आपको एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। देखो अटेम्प्ट्स बात की चीज़ होती है, पहले आपको एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट करनी होती है। इंग्लिश में थोड़ा मान सकता हूँ एज यूजुअल ऐसे, क्योंकि उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, और ये SO प्रीलिम्स के लिए मैं खासा कह रहा हूँ। बाकी PO मेंस में अलग थोड़ा सा करना पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन SO में आपको ये रीजनिंग मैथ्स वगैरह सब एक ही बार देखना है। बाद में आपका प्रोफेशनल नॉलेज का जो भी टॉपिक रहेगा वही आप करोगे। तो पहले आप अटेम्प्ट्स देखो। ठीक है, अभी आप अटेम्प्ट्स करोगे, फिर आप पता करोगे, फिर अभी आप टॉपिक्स पे आओगे। सबसे पहले बी हॉनेस्ट, आपके पजल वो 4 आते हैं या 5 आते हैं मॉक में, कितने करेक्ट जा रहे हैं, बी ऑनेस्ट और देखो। और उसमें एक बारीकी से चीज़ करो, क्योंकि क्या होता है, आप जब बाद में आंसर्स देखते हो तो चेक करते हो ना, ये गलत क्यों गया या स्किप क्यों गया। पहले ध्यान से उसको जज करो, तभी तो टाइमर आपके होगा नहीं कि 5 पजल का जो आपने ऑर्डर सेट किया, जो भी किए, 2 किए, 3, क्या आपने वो सही किया। क्योंकि देखो हम जब ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलोगिज्म्स, कोडिंग, डिकोडिंग ये सब खत्म करने के बाद जब पजल्स पे आते हैं तो वो 5 पजल्स के हम लोग देख के स्किप करते हैं ना, क्योंकि पजल हमें बाद में करना होता है। तो माइंड दौड़ना चाहिए कि कौन से पजल पे मैं पहले जंप करूँ, और इसको बोलते हैं जजमेंट। ये जजमेंट जिसने कर लिया, जैसे एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल दूँ, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 अक्टूबर को 2022। कल आपने इंडिया पाकिस्तान देखा, विराट कोहली ने देखा, आड़े तड़े शॉट नहीं मारे इसलिए, क्योंकि उसने जजमेंट किया, सिचुएशन किया है। अभी के हालात में इससे बेस्ट एग्जांपल होगा नहीं। विराट ने आड़े तड़े शॉट्स नहीं मारे, उसने जजमेंट किया, उसने बोला लास्ट तक रुकता हूँ, एंड इवेंचुअली वी वन। थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ, मैं एकदम क्रिकेट के नॉलेज पे नहीं जाऊँगा कि विराट कोहली ने कैसे शॉट्स किए, किस बॉलर्स को पिक्स किया, तो उस तरीके से आपको सोचना है आप किस पजल पे आप जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, पजल 5 में से 5 अगर हो गए तो फिर आपकी क्वालिटी टॉप है, लेकिन ऐसा सुना ही देता तो नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी लैक ऑफ एबिलिटी नहीं है, इसमें टाइम की थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन 5 में से अगर आप 3 करते हो तो क्या वो 3 तुमने परफेक्ट उठाए हैं। क्योंकि देखो मैं ऐसा बनता हूँ, मैं अगर देखता हूँ पजल को और मेरे पाले में नहीं है तो मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, मैं नहीं करूँगा पहले वो, क्योंकि मुझे वहाँ पे मार्क्स चाहिए, जॉब चाहिए, मैं टीचर हूँ ये मुझे बताना नहीं है वहाँ पे। तो मैं पहले अपने एरियाज, अगर मैं पर्सनली अपने एरियाज़ बताऊँ तो मुझे वो लीनियर वाले ज़्यादा पसंद है,
लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, वो नॉर्थ हो साउथ हो जो भी हो, उसमें जो भी वेरिएबल करना है कर दो। एक वैकेंट प्लेस का भी रहेगा क्योंकि ये मेरा एरियाज़ है, ठीक है, उसमें से एक तो आ जाता है। उसके बाद मैं फ्लोअर्स पे जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद सर्कुलर्स, और उसके बाद थोड़े से जो लेवल बढ़ते हैं वो टाइम के हिसाब से। कहने का पैटर्न क्या है, ये सालों की प्रैक्टिस है, सालों का तजुर्बा, इस तरीके से वर्कआउट किया और ये मेरे लिए हमेशा वर्कआउट करता है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का पॉइंट ये है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस परफेक्ट रखना। तो आप ये एरियाज करो, ठीक है। दूसरी एक चीज़ रही कि आप 3 सेक्शंस देखते हो, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स। तो मेरा कहना फिर भी है, कुछ लोग मैथ्स बोलते हैं बाद में इंग्लिश बोलते हैं, मेरा कहना फिर भी है कि आप रीजनिंग और इंग्लिश में जितना हो सके कमा लो, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स से भी दिक्कत है, इंग्लिश से भी दिक्कत है, वो क्या करे, देखो पढ़ना तो सभी को है, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगा इंग्लिश पे ज़्यादा जाओ, क्योंकि इंग्लिश कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। लेकिन मैथ्स में हर एक चीज़ में आप सॉल्व करोगे, मेंटली भी करो तो वो कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, प्लस किया माइनस किया वॉटेवर। लेकिन इंग्लिश में वो क्लिक हो गया, हैव है तो हैव क्लिक करके आपको 1 मार्क यूँ झटके में मिल गया। तो मैं इसीलिए हमेशा जब इंग्लिश के वीडियोस बनाए, मैंने आपको बताया ग्रामर पे फोकस करो। देखो ये सब 55-60 जो चीज़ है ना, ये चीज़ें यहाँ पे आके रुकती है। मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मेरे हिसाब से IBPS एसओ प्रीलिम्स करना आसान है, कोई भी कैटेगरी के लिए आसान है। इन द सेंस ऐसा नहीं कि मुँह उठा के जाओ, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट करके आ रहे हो तो मतलब नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। जो बिग चैप्टर्स है, पजल्स, DI, ठीक है, इंग्लिश में RC 2 RC को छोड़ के बाकी का 35 मार्क का पेपर आप कैसे जज करते हो? क्या आप पैरा जंबल में हमेशा गड़बड़ करते हो? तो ये पैरा जंबल आपका वीक पॉइंट है। ऐसे बारीकी से काम करो, और अभी बहुत टाइम है, लगभग 2 महीने, और इस पर अगर आप वर्कआउट करोगे मार्क्स इंक्रीज होते हैं। अभी मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 150 में से 150 करो, मैं किसी भी वीडियो में नहीं कहता हूँ, ऑब्वियस है किसी से भी नहीं होंगे, मैं खुद जाऊँगा तो भी नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पे पता है मुझे नेगेटिव मार्किंग का भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं रीजनिंग मैथ्स में पूरी कोशिश करूँगा कि 100% एक्यूरेसी रहे, क्योंकि किसी चीज़ में ज़रा सा भी मेरे को 1 मार्क का डाउट आए तो मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। देखो ये गेम हमेशा ना, आप कौन से क्वेश्चंस उठाते हो और कौन से क्वेश्चन स्किप करते हो इसका है। अगर इस चीज़ को जो बंदा बराबर समझ गया फ़र्क करना, वो बंदा आगे बढ़ेगा। क्रिकेट में खेलते हैं ना कि छक्का मारना बड़ी बात नहीं है, 6 मारना बड़ी बात नहीं है, कौन से बॉलर को रिस्पेक्ट देना, उसको सिंगल्स खेलना, आपके केस में कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना, बाद में उसको देखना। ये चीज़ जो समझ गया ना, वो क्रिकेटर बड़ा होगा, वो स्टूडेंट जल्दी आगे निकलेगा। क्योंकि मुंह उठा के कोई भी बोलेगा कोडिंग डिकोडिंग करो, ये करो वो करो, अरे भाई सब अगर करे तो स्किप क्या करे, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसीलिए जब मैं चैनल बनाया तो मैंने सोचा इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा बारीकी से बात करूँगा। आप किसी से भी मिलो जो क्रैक करते हैं, वो आपको ये सब बता देंगे क्या करना है, लेकिन उनसे ना उल्टा सवाल पूछो कि आप स्किप करते हो तो डिसीजंस कैसे लेते हो। क्योंकि ये बड़ा मेरे हिसाब से बड़ा गट्सी पॉइंट है ये, कि आपको पता होना चाहिए विच एरिया टू लीव, ठीक है। अब इसमें आपके अगर 2-3 पजल लीव कर रहे हो तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आपका कोई ना कोई एरिया थोड़ा सा वीक है पजल में, उसे जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था पजल के एक एरियाज उठाओ और क्लियर करो, ठीक है। अब रही बात ईजी चैप्टर्स की, कि सर ये जो समझ में आ गया, लेकिन ईजी चैप्टर्स भी तो सॉल्व करने होते। लेकिन एक चीज़ समझो, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी और कौन से आते हैं, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, जो भी है चुनु मुनु चैप्टर्स, इन सारों में आपकी अगर 100% एक्यूरेसी है, ये भी मान लेता हूँ और होनी भी चाहिए, उन सारों के लिए जो आप टाइम इस्तेमाल करते हो वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें जितना आप टाइम बचाओगे वो टाइम आपके पजल्स के लिए लगेगा। देखो टाइम किसके लिए लगता है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, उन क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, वरना तो सारे क्वेश्चंस का टाइम लगेगा ऐसा बोल के मतलब नहीं है। और रीजनिंग में जैसे हम कह सकते एक इनपुट आउटपुट भी रहता है, एक पजल्स रहते हैं। मैथ्स में एक बार समझ सकता हूँ, हर एक चीज़ में कैलकुलेशंस है। इंग्लिश में आपको ग्रामर वाला आ रहा है तो आप करोगे, वरना पूरा 1 घंटा बैठ के भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ चैप्टर वाइज उसको एनालाइज करो। ऐसे करोगे ना तो आप पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करोगे, आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपका प्रिपरेशन जा रहा है। और रही बात 55-60 की, या आपके 10-15 इजीली इंक्रीज हो गए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब आपके अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी बराबर जाएगी ना, आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, वो 4-5 जो भी, क्योंकि देखो फ़र्क यहीं पे पड़ने वाला है।
ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं कट ऑफ की। मेरा पहला नज़रिया रहता है अपने प्रैक्टिस पे ऑनेस्टली वर्क ऑन करो। देखो मैं ऐसा हूँ, मैं इंग्लिश में एक आध बार हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा सोचना एज ए स्टूडेंट मैं जाऊँगा कि मैं इंग्लिश में कर दूंगा एक बार 2-3 मिस्टेक्स, लेकिन रीजनिंग मैथ्स में मेरे को नहीं देना है। एटलीस्ट IBPS SO की प्रीलिम्स में देना नहीं है, वो थोड़ा सा लगता है दिल पे तो मैं ऐसा सोचने वाला बंदा हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ इन 2 चीज़ों में आप ऐसे ध्यान दें। और मैथ्स में जैसे मैंने बताया DI वगैरह तो ऑब्वियसली बात की चीज़ें होती है, नए बच्चे तो खासा ध्यान दें, DI वगैरह बाद में करना होता है, या आप सीरीज़, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ये सब चीज़ें पहले करो, उसके बाद DI पे जाओ, एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ टाइम देन मिसलेनियस से कुछ उठा सकते हो। कभी भी एक चीज़ याद रखो, मैथ्स में अगर आपके कुछ वीक एरियाज है ठीक है, लेकिन DI के लिए जो चैप्टर लगते हैं, रेशो, एवरेज, परसेंटेज, जो मोस्टली प्रीलिम्स में रहेंगे, वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि उसके आपको सिंगुलर क्वेश्चंस भी आते हैं मिसलेनियस में, तो आप सॉल्व कर पाओगे, और DI में भी उसका अच्छे से इस्तेमाल होगा। किसी ने कहा सर बोर्ड से स्ट्रीम समझ में नहीं आता, मैंने मुंह पे बोला छोड़ दे चलेगा, बाकी कर लूँगा सर, लेकिन मिसलेनियस में शायद मैं नहीं करूँगा। अब आप में से कोई ऐसा देख रहा होगा वीडियो जिसका बोर्ड साइंस स्ट्रीम एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, वो बोलेगा अरे यार वो पागल है, वो ऐसे छोड़ क्यों रहा है। तो देखो मैंने बताया ना, ये हर एक के एरियाज़ है, आपको अपने एरियाज़ में ना मास्टरी करनी है। दिस इज़ द थिंग यू हैव टू लर्न। आप हमेशा टाइमर की बात करते हो, आप इसकी सॉल्व करने की बात करते हो, लेकिन एक चीज़ पे आप हमेशा ध्यान दो, कोई चीज़ आपकी हमेशा राइट जा रही है क्या, हमेशा 100%, और कोई चीज़ हमेशा रॉन्ग जा रही है क्या, इसको एनालाइज करो। अगर आप एवरेज 5 में से 3 पजल ही कर रहे हो तो ये आपका एवरेज बन गया है। कोशिश करो प्रैक्टिस में कि 5 में से चौथे के लिए जा सको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग, डिकोडिंग, इवैल्यूएशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये सब चुने टॉपिक फटाफट खत्म करने पड़ेंगे इतनी स्पीड में कि आपको पजल के लिए वो एक्स्ट्रा 2-3 मिनट मिले सोचने के लिए, क्योंकि पजल में सोचना पड़ता है ना, एक को कहाँ रखूँ, यहाँ या वहाँ। इससे करो। देखो इवेंचुअली स्पीड का तरीका ये है कि ईजी काम और ईजियर करो, और क्या बोलो अभी रजनीकांत स्पीड से करो, यही बोल सकते हैं, और रैपिडली करो, ऐसा होता है। मैंने आपको मैथ्स में बहुत बार बताया है, नंबर सीरीज के मैं कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली मेंटली करता हूँ, मेरे को लिखने का इतना कंटाला आता है, मैं सच्ची बोलता हूँ, जहाँ पे मैं हो सके मैं उड़ा देता हूँ क्वेश्चंस, नंबर ढूंढता हूँ, ऑप्शन सामने रहते हैं। ये मैंने क्यों किया पता है, क्योंकि अगर मेरे को 5 सीरीज के क्वेश्चन दिए, इसको भी दिए, ठीक है, अब मान लो दोनों का क्वालिटी सेम है, दोनों 5 में से 5 निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जॉब तो एक को मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इससे तरीका क्या है, तो मैंने अपने क्वालिटीज़ को थोड़ा शार्पन किया। मैंने बोला अगर मैं कुछ मेंटली कर सकता हूँ और मैं करता हूँ तो 2-3 कर लूँगा, 1-2 उड़ा दूंगा। ये बहुत प्रैक्टिस दिए हर एक चैप्टर को समझ के, ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको करनी है। एंड फिर भी बोलता हूँ, स्किप करना इज़ वेरी गुड आर्ट, बट यू शुड नो व्हाट टू स्किप। मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया, मैं मिसलेनियस के सारे में डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको भी कहता हूँ, हो सके तो मत रहो, अगर आपको दिक्कत है तो DI और ये 5-5 मार्क्स के जो भी रहते हैं, सिंपली अप्रॉक्स इस पर डिपेंड रहना, इसमें से कोई 1 आएगा 2 आएंगे, दैट्स इट। बिकॉज मैथ्स अगर आपको दिक्कत है तो पुश करना है, और बाई चांस अगर कोई सामने बैठा जिसका मैथ्स स्ट्रांग है एकदम, तो मैं बोलता हूँ यार आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्री का क्लियर करने में, क्योंकि जिसका एकदम मैथ्स स्ट्रांग है वो तो यार रीजनिंग को तो वो आड़े हाथ ले लेगा। तो इस चीज़ को समझिए, आपके अटेम्प्ट्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। आप बाइफर्केशन करिए चैप्टर वाइज, डेफिनेटली इट विल इनेबल यू। आप सेग्रीगेशन अच्छे से करोगे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। दोस्तों के साथ जब डिस्कस करोगे, सब लोग आप क्या बोलते हो, यार मेरे इस मॉक में इतने आए, मेरे उस मॉक में उतने आए। कभी ऐसे बोलते हो यार मैंने 10 मॉक दिया, 10 में मेरा फ्लोर पजल हमेशा राइट आता है, ये कभी बताया अपना पॉजिटिव या अपना निगेटिव बताया, या 10 पजल में 10 मॉक्स में मेरा जो सर्कुलर अरेंजमेंट है हमेशा रॉन्ग जा रहा है। ये आपके एरियाज है, इनको नोट डाउन करो, इनको याद मत रखना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इनको याद मत रखना, याद नहीं रहेंगे। पेन एंड पेपर लेके लिखो उसको और उसको एनालाइज करो। मैं हमेशा देखता हूँ ग्रुप्स में यहाँ वहाँ या मैसेज वगैरह आते रहते हैं, लोग यही बात करते हैं, उसका मॉक लूँ उसका मॉक लूँ। भाई अपना प्रिपरेशन देख, मैं ये नहीं बोलता हूँ मॉक परचेस मत करो, मतलब लो, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ सॉल्व करके आपको सिर्फ अगर हवा करना है तो वो सही नहीं है यार। अपने प्रिपरेशन देखो, अगर सिर्फ आप इसी में इंटरेस्टेड हो, इसका मॉक अच्छा है, उसका मॉक अच्छा है, इसका नहीं, शुरुआत में पूछते हो बिफोर पेइंग अंडरस्टैंड, लेकिन बाद में भी अगर आप वही कर रहे हो
तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना है आप कहाँ पे खड़े हो। मैं इसलिए बोलता हूँ मैं अपने एरियाज़ चून कर, इसलिए मैं आपको एज अ स्टूडेंट मैंने बताया कि मैं कैसे देखता हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। और मुंह पे बता दिया मैं भी कुछ स्किप करूँगा, क्योंकि ये रियलिटी है। मैं नहीं जाऊँगा क्या, टाइम भी नहीं मिलेगा यार 50 में से 50 करने के लिए सारे सेक्शंस में, वो भी ठीक है। लेकिन मेरे को पता है अगर मेरे को कोई पजल रोकेगा तो ये है, तो मेरे को ये एरियाज क्लियर करने हैं। इसमें एक चीज़ बता दूँ, मैं मशीन इनपुट आउटपुट को भी पहले प्रायोरिटी नहीं देता, जो आजकल जो बन रहे हैं। मैं एक बार पजल उठा दूंगा अगर दोनों सिचुएशन आई तो ये सालों का तजुर्बा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसको इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट्स इंक्रीज होंगे, और जाहिर सी बात है अटेम्प्ट के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगला टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।